नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2018 की आरएएस परीक्षा में पूछे गए इतिहास तथा कला और संस्कृति के प्रश्नों के बारे में। तो चलते हैं आगे और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उन्हें किस प्रकार से हल किया जाना है, उनसे संबंधित किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है या है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उससे जुड़े हुए बात हम लोग को यहाँ पर बतानी होगी कि वह सही है या नहीं है। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन या नागपुर सत्र जो 1920 में आयोजित हुआ था के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर यह बात प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखिए 2020 में कांग्रेस का नागपुर सत्र तो हुआ। नागपुर सत्र में इन्होंने एक खास बात को ध्यान दिया और वह बात यह थी कि देखिए अगर हम भारत की स्थिति को समझते हैं तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों ही स्थितियों में जैसे जैसे राज्य बदलते हैं, दूरियां बढ़ती हैं, भाषाई विविधता आ जाती है। अब जब भाषाई विविधता आ जा रही है तो उस स्थिति में अगर हम यह सोचें कि पूरे देश में आप कहीं भी जाओ आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी का ही उपयोग करना है और हिंदी में ही आप बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, लोगों को समझाएंगे, इसी के अनुरूप सारा कार्यक्रम चलेगा कांग्रेस का, तो ये बहुत गलत होगा। जिस प्रकार से अभी वर्तमान स्थिति है, एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना है, ज़रूरी है कि लोगों को उनकी भाषा में ही समझाया जाए, चाहे कांग्रेस के जो भी विचार हो, जो भी उसका दृष्टिकोण हो, या जैसे भी अंग्रेज़ों की आलोचना करनी हो। अगर स्थानीय भाषा में नहीं समझाया जाएगा, लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि उस समय शिक्षित वर्ग की जो संख्या थी वह बहुत ही कम थी। वही स्थिति हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब 1920 में सत्र हुआ तो इन्होंने हर एक चीज़ प्रस्तुत कर दी कि देखिए अब आंदोलन को तेज करना है और पूरे भारत को जोड़ना तो ज़रूरी है, उनकी भाषा में ही चीज़ों को समझाया जाए। उनकी भाषा में समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भी भाषाई आधार पर ही करना पड़ेगा। अब भाषा के आधार पर आप अलग अलग राज्यों में जाएंगे, वहाँ पर काम करेंगे, चीज़ों को संभालेंगे, तो ही चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग भी हम लोग चीज़ों को बता सकते हैं। देखो मैं हमेशा ही वीडियो में बताता हूँ आप लोग को, जब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि अगर क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है तो देखिए फैक्ट की स्थिति में हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। दो चीज़ें होंगी, आता है तो सीधा आता होगा, नहीं आता तो मामला खत्म। कुछ भी आप उसमें से तोल भाव नहीं कर सकते, आंसर नहीं निकाल सकते। स्टेटमेंट दी हुई है तो हम परिस्थितियों को समझ सकते हैं कि उस समय कौन सी परिस्थिति थी, क्योंकि हम लोग परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही तो काम करते हैं। सब चीज़ें मन से नहीं होती ना। वही चीज़ है, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, भारत को एक करना है, हर व्यक्ति को जोड़ना है और एक बड़ा जन संग्रह इकट्ठा करना है, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कि 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। यहाँ पे कांग्रेस ने बात की थी कि देखिए प्रांतीय जो भी हमारी प्रचार है, समितियां हैं, उसमें हम लोग भाषा के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे। पर 1948 में कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि इसने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। कोई व्यक्ति जो यहाँ भाषा को प्रोत्साहित कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, प्राथमिकता दे रहा है, क्या वह 1948 में पीछे हट सकता है भाषा के महत्व से? क्या कहते हो? देखिए हटता तो नहीं है या हटना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये लोग हटे थे। दरअसल इस समय कांग्रेस को यह लग रहा था कि पूरे भारत की एकता अखंडता के लिए ज़रूरी है कि किसी भी भाषा को बढ़ावा ना दिया जाए और भाषा के आधार पर राज्य ना बनाया जाए, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं, अगर ऐसे ही अनेक भाषाओं को महत्व दिया जाएगा तो राज्य बहुत सारे हो जाएंगे और भारत अनेक राज्यों में टूट जाएगा। ये उस समय की स्थिति थी। तो इस समय अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बाद में हुआ क्या? बाद में सभी काम जितने भी हुए भाषा के आधार पर ही हुए, ये भी हम लोगों ने देखा। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा था कि प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर ही किया जाना था, बिल्कुल ठीक। प्रांतों के गठन की मांग भाषाई आधार पर अस्वीकार की गई, बिल्कुल ठीक। दोनों ही ठीक हो गए हैं, तो इस स्थिति में हम लोग का जो उत्तर है वह हो जाएगा डी। स्टेटमेंट्स होती हैं तो पढ़ने समझने मजा आता ही है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का क्या कह रहा है। हमारे अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? मिनांडर के बारे में हम लोग इतिहास में बहुत अधिक पढ़ते ही रहते हैं। तो मिनांडर के 16 सिक्कों की बात कर रहा है कि बताओ कहाँ मिला है। बैराट में मिला है, नगरी में मिला है, रेड में मिला है, नगर में मिला है, राजस्थान के ही हैं चारों क्षेत्र। देखो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह बैराट है। बैराट क्यों है यह भी आप लोग को समझना जरूरी है। दरअसल जब हम इतिहास को समझते हैं तो पता लगता है कि जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र उस समय मत्स्य राज्य के तहत आता था और मत्स्य राज्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर, जो अब बन गई है बैराट।
और यही इसी क्षेत्र की खास बात है कि इस जगह से बहुत सारे सिक्के मिले हैं, पंचमार्क सिक्के हैं, आहत मुद्राएं बहुत सारी हैं, अलग अलग प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। यहाँ की जो मुद्राएं हैं उनकी खास बात यह भी है कि भारतीय होने के अलावा वहाँ पर इंडो ग्रीक शासकों की भी अनेक मुद्राएं देखने को मिलती हैं। तो जो इंडो ग्रीक देखने को मिलती हैं उन्हीं में हमें पता लगता है कि यूनानी शासक मिनांडर की 16 मुद्राएं यहाँ से प्राप्त होती हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। तो प्रश्न का सही उत्तर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात समझते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। प्रश्न को अंत तक ध्यान से पढ़िए, कहीं आप नहीं छोड़ के सीधा है तक पहुंच गए तो मामला गड़बड़ हो सकता है। देखो, गुर्जर प्रतिहार जितने भी शासक थे इतिहास में बड़ा महत्व है। त्रिपक्षीय संघर्ष आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इतिहास अधूरा है त्रिपक्षीय संघर्ष के बिना। कन्नौज की जो लड़ाई थी, एक समय था जब कन्नौज राजनीति का केंद्र था। देखो, समय के अनुरूप हम लोग देखते हैं कि राज्य, राजधानी या स्थान का महत्व बदलता है। एक समय ऐसा था कि पाटलिपुत्र विशेष हुआ करता था, एक समय ऐसा हुआ जब कन्नौज विशेष हुआ, एक समय ऐसा हुआ कि दिल्ली के लिए लड़ाई भी होती थी। समय बदलता है, क्षेत्र बदलते हैं, महत्व बदल जाता है शासकों के अकॉर्डिंग। हम लोगों ने ये देखा, कन्नौज के लिए जब लड़ाई होती है तो हम देखते हैं कि पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट तीनों लड़ते हैं सिर्फ कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। तो इनमें जो यह गुर्जर प्रतिहार थे, इसके भी जो शासक थे उसका पूरा एक सीक्वेंस देखने को हमें मिलता है। तो कई महत्वपूर्ण शासक थे गुर्जर प्रतिहार से कि नागभट्ट द्वितीय, पढ़ के ही पता लग रहा है, जितने लोगों ने पढ़ रखा होगा देखते ही पता लग जाएगा कौन कहाँ से था। नागभट्ट द्वितीय एक गुर्जर प्रतिहार शासक है, महेंद्रपाल भी गुर्जर प्रतिहार शासक है, देवपाल पाल वंश का नहीं है, गुर्जर प्रतिहार ही है। अब जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ते समय आपको कहीं से कहीं तक भी गुर्जर प्रतिहार के लिए भरतृभट्ट प्रथम देखने को नहीं मिलेगा। केवल और केवल गुर्जर प्रतिहार ही नहीं बल्कि पाल और राष्ट्रकूटों में भी देखेंगे तो भी भरतृभट्ट वहाँ पर नाम देखने को नहीं मिलने वाला है आपको। ये सबकी खास बात है। इसके अलावा अब आपको यहाँ पर ये तो पता लग गया कि प्रश्न का उत्तर हम लोग का डी हो जाता है। कुछ खास बातें इनके बारे में जाननी अगर ज़रूरी है तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि देखिए, स्थापना जो थी वास्तविक रूप से वह नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी, लेकिन नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र था, एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, और कन्नौज को इसने ही राजधानी बनाया था। वहीं दूसरी बात हमें देखने को मिलती है, जो महेंद्रपाल प्रथम है, यह महेंद्रपाल प्रथम देवपाल का उत्तराधिकारी था। वहीं इसके अलावा यहाँ पर देवपाल की बात भी आ गई है। ठीक है, तो चीज़ें ठीक है, क्लियर है। अच्छे से चीज़ों को समझते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी वह कौन था? जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारहट और विजय सिंह पाठक। देखो, प्रश्न का सही उत्तर है केसरी सिंह बारहट। यही वह खास व्यक्ति है जिन्हें 1914 में महंत प्यारेलाल हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था और 20 वर्ष की सजा सुनाकर उन्हें हजारीबाग जेल में भेज दिया था, बिहार के अंदर। ठीक है, तो खास चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा इनके कुछ साथी भी फंसे थे। अगर इनके साथियों की बात करें तो हीरालाल लाहिड़ी, रामकरण तथा हीरालाल जौहरी, ये 3 खास लोग थे जो इनके साथी थे, उनको भी सज़ा सुनाई गई थी। इसमें चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी इसका उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ज़रा उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? देखो, जनरली क्या होता है कि ना, गवर्नर जनरल पूछता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था। आयोग ने थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट किया और ट्विस्ट करते हुए पूछा कि ये बताओ बस कि जो संधि थी राजपुताना की देसी रियासतों के साथ, उसमें बातचीत किसके द्वारा की गई थी? कौन था अंग्रेजी अधिकारी? डेविड ऑक्टरलॉनी था, चार्ल्स मैटकॉफ था, आर्थर वेलेस्ली या फिर जॉन जॉर्ज? कौन था? परिस्थितियों को समझते तो पता लगता है कि इस समय गवर्नर जनरल तो थे हेस्टिंग्स साहब। समय कौन सा है? 1717 और 18, ये तो ठीक है। अब गवर्नर जनरल हो गए लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स लेकिन खुद नहीं गए बातचीत करने के लिए। बातचीत करने के लिए यहाँ पर इन्होंने भेजा था चार्ल्स मैटकॉफ को। कहते हैं कि जाओ, विचार रखो, विचार प्रस्तुत करो, बातचीत करो, देखते हैं क्या होता है। तो चार्ल्स मैटकॉफ ने बहुत अच्छे से बातचीत की और बढ़िया से राजपुताना की जो देसी रियासतें थी उनको मिलाने की बातचीत पे सहमति बनाई, सबको शामिल भी कर लिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की एक खास बात आप लोग को जो याद रखनी ज़रूरी है वो यह है कि इस समय जोधपुर के राजा मानसिंह थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनस्थ संधि को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था कि जी बिल्कुल किसी भी रूप में आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो यह अलग रहे थे, बाकी सब ने आराम से स्वीकार कर ली थी और वह शामिल हो गए थे। तो प्रश्न का सही उत्तर बी, और कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, कौन सी थी? बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर और शाहपुरा। तो देखिए, इसके लिए खास बात जो है उदयपुर है।
सी है इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि 25 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण किया गया। दूसरे चरण में दक्षिण पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतों को शामिल किया गया था, इसमें कोटा, बूंदी, इसके साथ ही झालवाड़ा, बांसवाड़ा और इसके अलावा हम देखते हैं कि टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और साथ साथ में डूंगरपुर, शाहपुर तथा कुशलगढ़, इन सभी को मिला करके राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। तो बूंदी आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, शाहपुर आ गया, उदयपुर को नहीं मिलाया। उदयपुर को चौथे चरण में मिलाते हैं, यह 30 मार्च 1949 को, तब जाकर के उदयपुर राजस्थान का हिस्सा बनता है। चीज़ें क्लियर हैं? तो इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर हम लोग का सी है। कई बार हुआ है जब धीरे धीरे रियासतों को मिला करके पूरा राजस्थान आज का तैयार हुआ है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि त्याग भूमि के संपादक कौन थे, ये है आपको बताना है। तो देखिए, त्याग भूमि के जो संपादक थे उसमें नाम शामिल है हरिभाऊ उपाध्याय साहब का, यानी कि प्रश्न का उत्तर ये है। एक खास व्यक्ति थे, ठीक। इनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब और गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। इनकी जो कर्म भूमि है वह अजमेर है। अजमेर में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका खास तौर पर निभाई है। तत्कालीन अजमेर के अंदर ही राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके अलावा जब राजस्थान का गठन हुआ तो उस समय राजस्थान सरकार में रहते हुए इन्होंने वित्त और शिक्षा मंत्री के कार्यों का दायित्व निभाया है। तो एक खास व्यक्ति हैं राजस्थान के इतिहास में हरिभाऊ उपाध्याय साहब, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न दोबारा पूछ लिया जाए, पर प्रश्न का उत्तर ए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मिलान कीजिए राजस्थान के 4 मंदिर, 4 मंदिर से जुड़े हुए 4 जिले, कौन कहाँ पर है। देखो, मंदिर कौन कौन से हैं? कामेश्वर महादेव, शीतलेश्वर, पीपला माता और नीलकंठ। पर है कहाँ पर? अलवर में कौन सा है, जोधपुर में कौन सा है, झालावाड़ में कौन सा, पाली में कौन सा। देखिए, कामेश्वर महादेव अगर हम लोग मंदिर की बात करें, पता तो लग रहा है मंदिर किस देवता से संबंधित है, पर है कहाँ? तो देखिए, कामेश्वर महादेव दरअसल है पाली में, ठीक है। वहीं दूसरी बात अगर हम करते हैं कि शीतलेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो देखिए यह मंदिर है झालावाड़ में, ये याद रखिएगा, झालावाड़ में यह मंदिर है और झालावाड़ के अंदर चंद्रावती में यह मंदिर पड़ता है, जहाँ पे लोग जाते हैं वर्ष भर श्रद्धालुओं के साथ में। तो इसकी स्थिति सी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चाहे तो आंसर को ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डी और सी दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं, बाकी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखो, हम लोग का आंसर जो है वह यहीं से ही आ गया, बी ही हम लोग का आंसर। अगर पहले से देखना था तो हमें सिर्फ इतना देखना था डी कहाँ पर है। तो डी 2 विकल्पों में था, बाकी के 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेशन को भी फॉलो किया कीजिए, और जैसे हम लोग दूसरे का आंसर भी देख लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि सी रहेगा दूसरे के लिए, वहीं तीसरे के लिए रहेगा जोधपुर और वहीं चौथे के लिए रहेगा अलवर, यानी कि पीपला माता का मंदिर जोधपुर में है और नीलकंठ मंदिर अलवर में है। यह भी हमें यहाँ से पता लग रहा है, ठीक है। तो प्रश्न का सही उत्तर बी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? कुंभ श्याम मंदिर, सातविश देवरी मंदिर, समिद्धेश्वर मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर। तो देखिए, प्रश्न का उत्तर है सातविश देवरी मंदिर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चित्तौड़गढ़ दूर के पास ये है स्थित है, कुंभा महल के पास, त्रिपेली दरवाजे के आगे पड़ता है ये मंदिर, घूमने जरूर जाइएगा। डॉक्टर S.L. जैन के अनुसार बताया गया इस मंदिर के बारे में कि इसका निर्माण जो है 1448 में हुआ था, तब से आज तक यह महत्व में बना हुआ है और एक जैन मंदिर है। यह आपको खासतौर पर इसके लिए याद रखना होगा। चीज़ें क्लियर हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर बी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग आगे और हमारा जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है, नारी संत दयाबाई शिष्या किसकी थी? आपको यह बताना है। संत चरणदास की, संत निम्बाकाचार्य की, संत रैदास की और संत रामचरण की। तो देखिए, नारी संत दयाबाई जो थी उनकी खास बात यह है कि यह राजस्थान के अंदर एक महिला कवित्री थी। इनका जो जन्म है यह हुआ है डेरा ग्राम अलवर के अंदर। इन्होंने अपने जीवन में गुरु के रूप में स्वीकार किया है संत चरणदास जी को। यह इनकी शिष्या रही, इनसे इन्होंने अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने ज्ञान शिक्षा प्राप्त करते हुए कई महत्वपूर्ण इन्होंने कृतियाँ रची। इनकी जो भाषा शैली थी वह ब्रज थी और इन्होंने निर्गुण परक पद में साखी चौपाई आदियों की रचना की है, ठीक है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ए। चीज़ों को याद ज़रूर रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतनी ही बात हम लोग को करनी थी। तो वीडियो पसंद आ रही है, सेशन ठीक लग रहे हैं, डिस्कशन अच्छा चल रहा है, कुछ आप बढ़वाना चाहते हैं, ऐड ऑन करवाना चाहते हैं, अपने सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स हमेशा ही अवेलेबल है। बाकी चीज़ों को पढ़ने, जानने, समझने के लिए बने रहिए संस्कृति IAS और संस्कृति PCS यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अच्छी लग रही है बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए। बाकी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।